बड़ी खबर मिल रही है। आगरा कानपुर हाईवे के ऊपर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। घने कोहरे की वजह से रोडवेज की बस समेत कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इटावा से मथुरा जा रही थी रोडवेज की बस, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराई। ये तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से गाड़ी के परखचे उड़ गए हैं। पुलिस हालांकि मौके पर मौजूद है, लेकिन कोहरा घना है, विजिबिलिटी बहुत कम है और इसी वजह से स्पीड में चूंकि गाड़ियां रहती हैं तो इटावा से मथुरा की ओर जाने वाली रोडवेज की बस थी जिसमें लोग जो थे वो घायल हो गए। हालांकि हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा दिया गया है। यह बड़ी खबर और सड़क हादसे से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने है। आगरा कानपुर हाईवे जहां यह बड़ा सड़क हादसा हुआ। उधर ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने इराक के कस्र बंदरगाह पर तेजी से चल रहे निर्माण कार्य पर चिंता जताई और बयान दिया कि यह बंदरगाह ईरान के लिए खतरा है। ईरान और इराक के बीच सालों से सीमा विवाद की आग जल रही है, जिसे ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने और भड़का दिया, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि इराक का कस्र बंदरगाह ईरान के लिए खतरा और चेतावनी है, क्योंकि इराक ने वहां निर्माण कार्य तेज कर दिया है। जिस अधिकारी ने यह बयान दिया वो ईरान में सड़क निर्माण और ट्रांसपोर्ट से जुड़े काम देखने वाली संस्था से जुड़ा है, जिसने ईरान को चेतावनी दी और इराक के बसरा शहर के नजदीक बन रहे इस बंदरगाह को ईरान के लिए खतरा बता दिया, क्योंकि कस्र बंदरगाह के विकसित होने के बाद इराक की सीरिया और तुर्की से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो ईरान के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बंदरगाह के विकास से ईरान पर हमले का खतरा बढ़ जाएगा। इराक ने ऐलान किया है कि इस बंदरगाह का काम 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इराक के जहाजों का तुर्की, सीरिया और भूमध्य सागर के किनारे बसे देशों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। रही बात इराक की आर्थिक राजधानी बसरा की, तो वो भी कस्र बंदरगाह से केवल 70 किलोमीटर दूर है और इसी बात ने ईरान की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि इराक के दो बड़े बंदरगाह उसके जहाजों को ईरान में घुसने का रास्ता देते हैं। पहला तो बसरा में ही है और दूसरा उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के तट ईरान की 1770 किलोमीटर लंबी दक्षिणी सीमा बनाते हैं और इराक का बसरा शहर फारस की खाड़ी के बहुत करीब है और यही बात ईरान को परेशान कर रही है। इधर हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 56वीं बार तबादला कर दिया। अशोक खेमका के 30 साल के करियर में ये 56वां तबादला है और इस बार उन्हें राज्य के आर्काइव्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि उनके तबादले के पीछे की वजह नहीं बताई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि आईएएस अफसर अशोक खेमका का ट्रांसफर हरियाणा के मुख्य सचिव सर्वेश कौशल को चिट्ठी लिखने के कुछ दिन बाद किया गया, जिसमें उन्होंने संकेत दिए थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में उनके पास खास काम नहीं रहता है। उधर श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेला गया पहला वनडे मैच टीम इंडिया ने 67 रनों से जीत लिया है। टीम इंडिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 374 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन श्रीलंका की पूरी टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 306 रन ही बना पाई। भारत के लिए सबसे कामयाब गेंदबाज उमरान मलिक रहे। उन्होंने 57 गेंद देकर के 3 विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, यजुवेंद्र चहल ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। भारत की जीत के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने 113 रन की पारी खेली। टीम का स्कोर 350 रनों के पार पहुंचा दिया। कोहली के अलावा रोहित शर्मा ने 83, शुभमन गिल ने 70 रन बनाए। और भारत की जीत से ज्यादा चर्चा कप्तान रोहित शर्मा की खेल भावना की अब होने लगी है। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका के खिलाफ एक अपील वापस ले ली, क्योंकि दसुन शनाका उस वक्त 98 रनों पर नॉट आउट थे और मैच का आखिरी ओवर चल रहा था। शतक पूरा करने के लिए दसुन शनाका को स्ट्राइक पर आना जरूरी था और उसी वक्त मोहम्मद शमी ने उन्हें मैनकैडिंग करने की कोशिश की, उनके खिलाफ अपील भी कर दी, लेकिन रोहित शर्मा ने शमी को समझाया और उस अपील को वापस भी ले लिया। इसके बाद दसुन शनाका स्ट्राइक पर भी पहुंचे, शतक बनाने में भी कामयाब हुए। हालांकि शतक लगाने के बावजूद टीम को जिता नहीं पाए वो। दसुन शनाका श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 88 गेंदों पर 108 रन बनाए। दसुन शनाका के अलावा श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया की धारदार गेंदबाजी के सामने बहुत ज्यादा देर नहीं टिक पाया।